हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं जो कि संस्कृत का है। 2009 से 2023 तक जो संस्कृत में प्रश्न पूछा है वो हम लेकर आए हैं। तो आप लोग देखिएगा, जो 17 फरवरी को आप लोग एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के व्यू से हम क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं जो कि 100% लड़ने का चांस है आप सभी के एग्जाम में। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा और रिवाइजिंग करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन को आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा क्लास में। तो चलिए, आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा और जवाब दीजिएगा। याद करने का प्रयास करिएगा क्लास में। आप सभी स्टूडेंट्स देखिएगा, जो कि क्वेश्चन बैंक का ये प्रश्न है। तो आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर पहिल का है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा के शांत, जो कि इसका मुख्य कर्म हो जाएगा के शांत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा और प्रयास करिएगा इसको याद करने का क्लास में ही। अगला प्रश्न देखिएगा, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्योग पर्व से इसका संबंध है। तो आप लोग याद रखिएगा, उद्योग पर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग के एग्जाम में आए तो उद्योग पर्व लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते थे। तो महाराज जो धृतराष्ट्र थे उनके प्रश्नों का समुच्च उत्तर कौन देता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग मंत्री विदुर लगाइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्री विदुर। महाराज धूर्त थे जो उनके प्रश्नों का उत्तर मंत्री विदुर देते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। अगर एग्जाम में आए तो आप लोग इसका मंत्री विदुर लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि अपृष्टो बहुभावते अपृष्टो बहुभावते किस पाठ की उक्ति है। तो ये किस पाठ की उक्ति है। तो आप लोग बताइएगा कि इसका ये किस पाठ से लिया गया है। तो ये जो कि नीति श्लोक पाठ है उस पाठ से लिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, नीति श्लोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है। तो परम तृप्ति देने वाली इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप लोग आंसर इसका क्या होगा। तो इसका आंसर जो कि विधा हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आए कि परम तृप्ति देने वाली क्या है तो आप लोग विधा लगाइएगा। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, जो कि आप लोग याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न जो कि क्वेश्चन बैंक से है तो आप लोग याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न है कि एकम इति का समस्त पद क्या होगा। तो एकम इति का समस्त पद क्या हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रत्येकम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येकम कमह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आए तो आप लोग प्रत्येकम लगाइएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो जो इसमें से दिया है उसमें इसमें से बताइएगा कि तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण जो कि धनहीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग प्रश्न को देखते चलिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न है कि चराचरम में कौन सा समास है। तो चराचरम में कौन सा समास हो जाएगा। तो चराचरम में कौन सा समास हो जाएगा। तो द्वंद्व समास, जो कि चराचरम का द्वंद्व समास हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखते चलिएगा और प्रश्न को याद करने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न की दानार्थे चतुर्थी सूत्रों का उदाहरण है। तो दानार्थे चतुर्थी सूत्रों का उदाहरण इनमें से कौन हो जाएगा। तो इनमें से जो कि पहिल का ऑप्शन है माता रमे रम रमसाय भोजन यक्षयंती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सह
पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो सह पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो इनमें से बताइएगा कि सह पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो तृतीय विभक्ति लगती है। आप लोग याद रखिएगा, तृतीय विभक्ति अगर आए आप लोग के एग्जाम में कि सह पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो तृतीय विभक्ति आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया? तो कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया था? तो आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया था? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने किया था। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आए तो मंदाकिनी नदी आप लोग लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े जो बाघ था उसके हाथ में क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था। आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आए कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन लगाइएगा। प्रश्न को देखते चलिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। सभी प्रश्न जो कि क्वेश्चन बैंक है, आप लोग क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप लोग एग्जाम में आने का संभावना क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि दानवीर कौन था? तो दानवीर कौन था आप लोग बताइएगा कि कर्ण, इंद्र, कृष्ण, अर्जुन। तो दानवीर इनमें से क्या हो जाएगा? तो दानवीर जो कि कर्ण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करता है? तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से जो कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करती है? तो अशांति की उत्पन्न करती है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर अगर आए तो अशांति लगाइएगा। अगला प्रश्न है कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है? तो कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ इनमें से कौन हो जाएगा? तो जो कि शिक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो शिक्षा हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लाता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा हो जाएगा? देखिएगा, आप लोग बहुवचन से आ रहा है प्रश्न, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक से अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ से प्रश्न जो कि पूछा है। तो लाता शब्द का तृतीय बहुवचन क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताइएगा कि लाता शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? तो लता भी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। लाता से प्रश्न 1, 2, 4 गो जरूर पूछेगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि लाता से हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वज्र वज्र प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? तो वज्र प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? तो वज्र प्लस कतवा से जो कि उकतवा इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो उकतवा शब्द का बनेगा। तो आप लोग करेक्ट आंसर इसका उकतवा लगाइएगा अगर एग्जाम में आए तो। अगला प्रश्न है कि सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो सहनीय अनीय में जो आ रहा है अर्थ, तो सहनीय से आप लोग जो अगर प्रत्यय पूछे तो आप लोग उच्चारण एक बार कर लीजिएगा कि सहनीय, तो अनीय आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग अनीय लगाइएगा। इसका करेक्ट आंसर अनीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रीमान में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? तो श्रीमान में कौन सा तद्धति प्रत्यय हो जाएगा? तो श्रीमान में जो कि मतरूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लौकिकः में कौन सा प्रत्यय है? तो लौकिकः में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो आप लोग ठगह इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाइएगा, याद रखिएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर ठगह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलिखत्रः किस लकार का रूप है? तो अलिखत्रः किस लकार का रूप हो जाएगा? तो देख लीजिएगा, जो लकार होता है उससे भी प्रश्न पूछा है। तो अलिखत्रः किस लकार का रूप हो जाएगा? तो जो लंग लकार होता है वो लंग लकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न को देखते चलिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पचेत्र किस धातु का रूप है? जो पचेत्र है वो किस धातु का रूप है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो पच है
इसका करेक्ट आंसर 50 हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। सभी प्रश्न को देखते चलिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा, जो कि क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन है, तो देखते चलिएगा आप लोग प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि अकुर्वनः में कौन सा धातु होगा। तो अकुर्वनः में कौन सा धातु होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्री क्री, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मतीसु, मतीसु में कौन सी विभक्ति है। तो मतीसु में कौन सा विभक्ति है, जो कि विभक्ति चिन्ह से प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग बताइएगा कि मतीसु में कौन सा प्रश्न हो जाएगा। तो सपतमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में आए तो मतीसु से आप लोग इसका करेक्ट आंसर सपतमी लगाइएगा। मती से आप लोग याद कर लीजिएगा। मती से विभक्ति चिन्ह पूछ रहा है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा मती का रूप। अगला प्रश्न है कि भवतः किस शब्द का रूप है। तो भवतः इनमें से किस शब्द का रूप हो जाएगा। तो भवतः जो कि भवत्रह क्या इसका रूप है, तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर भवत्रह लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि किसको महिमा सर्वत्र गाई जाती है। प्रश्न है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। आप लोग याद रखिएगा। किस देश की महिमा गाई जाती है, तो भारत की महिमा गाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत की शोभा से कौन सा प्रश्न होता है। तो भारत की शोभा से कौन से प्रसन्न होते हैं, तो इसका आंसर लगाइएगा ईश्वर प्रसन्न होते हैं। भारत की शोभा देखकर ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अगला प्रश्न है कि शैशव संस्कार कितने होते हैं। तो शैशव संस्कार कितने होते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि शैशव संस्कार कितने होते हैं। तो शैशव संस्कार 6 होते हैं। आप लोग याद रखिएगा। और एग्जाम में आए कि शैशव संस्कार कितने होते हैं, तो 6 लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। तो चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो आप लोग बताइएगा कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। तो चरित्र का निर्माण जो संस्कारों से, आप लोग लगाइएगा कि संस्कारों से ही चरित्र का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कारों से हो जाएगा। प्रश्न को देखते चलिएगा। प्रश्न है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। जो अंत्येष्टि संस्कार होता है वो कब होता है। तो मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। आप लोग याद रखिएगा। जो अंत में संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। उसे मरने के बाद जो संस्कार किया जाता है उसे अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि गृहात्र बही अधानमः अस्ति, यह रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो इनमें से बताइएगा कि कौन सी विभक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि पंचम विभक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अलमह मत करो, अलमह का अर्थ होता है कि मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति है। जो अलमह है इसमें से कौन सा विभक्ति हो जाएगा, तो जो कि तृतीय विभक्ति हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। तृतीय विभक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में परि उपसर्ग है। तो आप लोग सबसे पहले ऑप्शन को उच्चारण करके देख लीजिएगा कि परि उपसर्ग किस में आ रहा है। तो परि उपसर्ग जो कि परिहार में आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर परिहार लगेगा। अगर एग्जाम में आए तो आप लोग एक बार उच्चारण करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो प्रति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्याशा इसका करेक्ट आंसर इसका जो कि प्रति हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। प्रति इसका करेक्ट आंसर जो कि हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा प्रति। अगला प्रश्न है कि भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो जो भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन इनमें से कौन हो जाएगा। तो एक वचन इसमें से जो भव है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
आप लोग याद रखिएगा, भव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु कौन हो जाएगा? तो जो आलस्य होता है वो हमारी सबसे बड़ी शत्रु होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में है तो आलस्य लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलस्यों की संख्या 4 थी, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अलस गाथा पाठ के रचयिता कौन है? तो अलस गाथा पाठ के रचयिता कौन है? तो आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अलस गाथा पाठ के रचयिता विद्यापति है। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि विद्यापति लगाइएगा अगर एग्जाम में है तो। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो ऋग्वेद में कितने महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 आप लोग याद रखिएगा, 24 महिलाओं की ऋषिकाओं का वर्णन जो कि ऋग्वेद में किया गया है। अगला प्रश्न है कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरित्र का रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो इसका आंसर जो कि पंडिता छामाराव, इस आप लोग याद रखिएगा, शंकर चरित्र के रचनाकार है पंडित छामाराव। अगला प्रश्न है कि मित्र प्लस तलह का निष्पक्ष रूप क्या है? तो मित्र प्लस तलह का निष्पक्ष रूप क्या हो जाएगा? तो जो कि इसका आंसर हो जाएगा मित्रता। आप लोग याद रखिएगा, मित्रता का ये निष्पत्र जो कि मित्र प्लस तलु का निष्पत्र रूप है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न है कि त्रयः और खाली स्थान दिया है चरंती, जो कि खाली स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो त्रयः जो खाली स्थान है चरंती, इस ऑप्शन से आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो त्रयः मृगाः मृगाः चरंती, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि श्रु प्लस तुमनः का निष्पन्त रूप क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो कि श्रोतुमः, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वृद्धः का प्राकृतिक प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो वृद्धः का प्राकृतिक प्रत्यय इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से वृद्धः प्लस कत, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आए तो इसका आंसर ए लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि शताब्दी कौन कैसा समास है? तो जो शताब्दी है इनमें से कैसा समास है? तो शताब्दी जो कि द्विगु समास है, आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आए तो द्विगु समास लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरथ का संधि विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? तो इसका जो कि मनः प्लस रथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महा प्लस ईसह की संधि होगी। तो महा प्लस ईसह की संधि इनमें से क्या होगी? आप लोग बताइएगा। तो इनमें से जो कि महेश इस शब्द से बनेगा संधि, महेश का महा प्लस ईसह हो जाएगा। तो आप लोग अगर एग्जाम में आए तो महेश लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अ प्लस ई के मेल से इनमें से नया वर्ण वर्ण जो बनने वाला है ये कौन क्या होगा? तो आप लोग इसका आंसर जो कि ए बनने, अ प्लस ई के मेल से ए बनेगा, आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आए तो आप लोग ए लगाइएगा। प्रश्न को देखते चलिएगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये प्रश्न था। सभी प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। आप सभी के एग्जाम में आने का ज़्यादा संभावना है क्वेश्चन बैंक से, तो आप लोग देखते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि भाग्योदय में कौन सी संधि है? तो भाग्योदय में कौन सी संधि हो जाएगा? तो भाग्योदय में जो कि गुण संधि हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा?
तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आए तो बहुब्रीहि लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि करमवीर कौन था? तो करमवीर कौन था? तो इसका आंसर जो कि राम परवेश जी करमवीर थे। तो आप लोग इसका आंसर राम परवेश लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? तो लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उद्योगी पुरुष का लक्ष्मी जो कि वर्ण करती है। तो इसका करेक्ट आंसर उद्योगी पुरुष लगाइएगा अगर एग्जाम में आए तो। अगला प्रश्न है कि व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उदित है? तो व्याघ्र पथित कथा किस ग्रंथ से उदित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हितोपदेश से व्याघ्र पथिक कथा ग्रंथ जो है उससे उदित है। तो हितोपदेश आप लोग के एग्जाम में आए तो लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। अगर एग्जाम में आए तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर मूल शंकर लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? तो स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? तो संस्कृत भाषा के माध्यम से स्वामी दयानंद जी की शिक्षा की शुरुआत हुई। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग संस्कृत लगाइएगा अगर एग्जाम में आए तो। अगला प्रश्न है कि सत्य का मुख किससे ढका है? तो सत्य का मुख किससे ढका है? तो आप लोग बताइएगा कि सत्य का मुख किससे ढका है? तो हिरणमय पात्र से सत्य का मुंह ढका है। अगर एग्जाम में आए तो आप लोग हिरणमय पात्र से आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र हो जाएगा? तो मुंडकोपनिषद का ये मूल मंत्र हो जाएगा। अगर एग्जाम में आए तो आप लोग मुंडकोपनिषद लगाइएगा। अगला प्रश्न कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य की काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। अगर एग्जाम में आए तो आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु कौन हो जाएंगे? तो गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग गुरु गोविंद सिंह लगाइएगा। अगला प्रश्न जो कि लास्ट नंबर प्रश्न है, आप लोग देखिएगा कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न जो कि क्वेश्चन बैंक से था, तो आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जो अपना राय होगा वो आप सब बताइएगा। इससे पहले हम क्वेश्चन बैंक के सभी विषय का क्वेश्चन बैंक करा दिए हैं, तो आप लोग देखिएगा और देखकर अपने तैयारी को अच्छा से सफल बनाइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा।